में चुनाव संपन्न हो सकते हैं। राज्य में अनुच्छेद खत्म करने और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार चुनाव होंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में अब लद्दाख भी शामिल नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया है। अब परिसीमन पर केंद्र की मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद ही चुनाव आयोग वोटर लिस्ट तैयार करने की अगली कार्यवाही शुरू करेगा। परिसीमन आयोग की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 83 से 7 बढ़ाकर 90 सीटों का प्रस्ताव है। इसमें 43 सीट जम्मू और 47 सीटें कश्मीर से हैं। पहली बार इसमें 7 सीट अनुसूचित जातियों के लिए और 9 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। इससे पहले 83 सीटों में 37 जम्मू में और 46 कश्मीर में थी। इस तरह जम्मू क्षेत्र में जहां 6 सीटें बढ़ गई हैं, वहीं कश्मीर में 1 सीट बढ़ाई गई है। 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व की गई हैं। कश्मीर में ये सीटें 20 जिलों में बची हैं। ये परिसीमन आयोग का जो कार्यकाल था ये आज तक का था और आज परिसीमन आयोग ने अपने 2 साल 2 महीने के विचारों उपरांत और सभी लोगों की चीज़ों को अपने ध्यान में रख के आज एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। इसमें कि ये 90 अपनी एसीज हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। इसी तरह लोकसभा की 5 सीटों में से 2 सीटें जम्मू और कश्मीर को दे दी गई हैं। 1 सीट में आधा हिस्सा जम्मू क्षेत्र का और आधा हिस्सा कश्मीर घाटी का होगा। इस तरह ये सीट जम्मू कश्मीर से मिली-जुली होगी। इसमें कोई सीट आरक्षित नहीं होगी। अनंतनाग और जम्मू के राजौरी पुंछ मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र बनाने की सिफारिश रिपोर्ट में की गई है। बहुत ही खतरनाक है। ये एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साझा मुल्क है। इसकी अपनी खूबसूरती इसी भाईचारे में है। अगर इसको बीजेपी अपने एजेंडे पे चलाएगी, यहाँ के आइन पे नहीं चलाएगी जो इस मुल्क का आइन है, तो मुझे लगता है कि इसमें आने वाले वक्त में, आज तो हिंदू को लगता है कि हम सेफ हैं, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, मगर एक वक्त आएगा कि कोई भी इस मुल्क में सेफ नहीं रहे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को लेकर परिसीमन आयोग ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। मैं परिसीमन आयोग की चेयरपर्सन ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई जी और हमारे देश के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमान सुशील चंद्रा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम में जम्मू कश्मीर के परिसीमन के इस बड़े कार्य को पूरा किया है। परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद से राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राज्य में देर सबेर चुनाव होने की संभावनाओं को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। परिसीमन की सिफारिशों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस ने जहां अपनी नाराजगी जताई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने परिसीमन का काम समय पर पूरा होने पर आयोग की सराहना की है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुहेल काजमी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अब्दुल मजीद लारमी जी हैं, नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हमारे साथ राकेश हांडू जी हैं, जो कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि के तौर पर आज हमारे बीच में हैं। हमारे साथ रविंदर शर्मा जी हैं, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुहेल काजमी जी आपके पास आना चाहूँगा। सुहेल जी, क्योंकि अब चुनाव की सुगबुगाहट हो रही है, सारी चीज़ें आपके भी सामने हैं और बहुत दिनों से हर किसी की नज़र इस पर थी, तो क्या आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर परिसीमन हो रहा है उससे एक नया सामाजिक समीकरण बनेगा और जिस तरीके के जो विवाद थे वो वास्तव में पीछे उठ के एक नए जम्मू कश्मीर की शुरुआत होगी? जी बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। पहले तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक वाली बात है कि 2 साल इसको टाइम लगा। 2 बार पब्लिक डोमेन में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट डाली फॉर टेकिंग पब्लिक सजेशंस और फाइनली कुछ इनकॉर्पोरेट करके छोटी मोटी निटी-ग्रिटीज को चेक करके फाइनल ड्राफ्ट कल डिलिमिटेशन कमीशन ने पब्लिक डोमेन में डाल दिया और सारे उस पर चर्चा कर रहे हैं।
मैं जाती तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हूं, बट एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैं ये देखता हूं कि जितने भी मैंने पहले डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उनसे हट के ये रिपोर्ट जो आई है, टेकिंग केयर ऑफ, जो आप कह रहे हैं, जो आपने भी बोला कि कश्मीरी पंडित्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, पीओजेके के रिफ्यूजीज को भी किया और बाकी सेक्टर्स को भी टच किया है, और डिलिमिटाइज करने का तरीका जो है वो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि यहाँ जो पहले डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है वो कहीं 1.5 लाख 2 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी, कहीं 15-20 हजार की कॉन्स्टिट्यूंसी, और मैं नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ कि इन रीजनल पार्टीज ने, स्वाभाविक है जिन रीजनल पार्टीज के दौर में डिलिमिटेशन होती वो चाहते हैं कि सत्ता और पावर कॉरिडोर्स में वो पार्टी और वो नेता रहे, लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूं, जो पिछली रिपोर्ट्स को मैं कंपेयर करता हूं, कि लोगों की विल को देखते हुए जो क्रॉस सेक्शन व्यू पॉइंट बना है डिलिमिटेशन कमीशन का, इतनी मीटिंग्स करने के बाद और इतने खितों को देखने के बाद, कि वाकया ही रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट से मुझे लगता है काफी हद तक खत्म होगा, और ये भी एक माइलस्टोन होगा आने वाले दिनों में जब यहाँ इलेक्शंस होंगी। और वो मैं नहीं समझता हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को खुश करने के लिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी को नाराज करने के लिए, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन में बड़े क्रेडिबल लोग चेयरपर्सन और मेंबर्स थे, और सब लोग बाहर से थे, जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं थे। और जितनी भी डेलिमिटेशन पिछले 2 साल में हुई है, डिलेड हुई है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट, लेकिन जब ड्राफ्ट मैंने पढ़ा है और देखा है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के आने वाले दिन जो इलेक्शंस में होंगे और जो भी इलेक्शंस के बाद सरकार बनेगी वो खूबसूरत होगी, और एक नया पॉलिटिकल चैप्टर, एक नया पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ऑफ पावर जम्मू कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी में शुरू हो गया, इसकी उम्मीद मुझे है। नहीं, बिल्कुल, और उम्मीद होने भी चाहिए, सब लोगों की उम्मीद है कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक अच्छा शासन चले और वहाँ भी लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को काम मिले, युवा आगे बढ़े, वहाँ की चीज़ें बाहर आएँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब्दुल मजीद साहब, आप तो नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो भी कार्य वहाँ करे केंद्र सरकार या चुनाव आयोग या परिसीमन आयोग, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो आपके यहाँ होती है। ऐसे कौन से कारण है कि आप किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते, अब्दुल मजीद साहब, और इस परिसीमन को लेकर क्या आपत्ति है आपकी? तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने हमारी बात को यहाँ पे लोगों के सामने रखने की कोशिश की और हमारी बात हमें यहाँ पे बुलाया। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जो काजमी साहब कहते हैं, चलो ठीक है, काजमी साहब तो बहुत ही माने हुए एक जर्नलिस्ट है, मतलब सोशल एक्टिविस्ट है, मैं मानता हूँ, मगर सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मतलब फ्रॉम डे 1 इसको रिजेक्ट किया, जो डिलिमिटेशन कमीशन ही को रिजेक्ट किया, क्योंकि इसका जो टाइम था 2026 का, इसका ये फ्रीज था, यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब मुल्क में 2026 को तो मतलब टाइम था, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर को अभी क्या जल्दी थी कि ये करने के लिए। चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि हो सकता है कि कोई मजबूरी इनको होगी, इस जो आज सरकार है, मरकज में सरकार है, यहाँ पे गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको कोई मजबूरी होगी, मान लेते हैं, मगर उसके बावजूद भी जहां पे डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम किया, इन्होंने जानिबदारी से काम मेरे हिसाब से तो नहीं किया। ये मेरी जाती राय भी है, हमारी पार्टी की राय भी यही है, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा किया होता तो कश्मीर की आबादी जो है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे 15 लाख जम्मू से ज्यादा है, और यहाँ पे 51 सीट्स होनी चाहिए कश्मीर में, और जम्मू में 39, और कश्मीर में सिर्फ 1 सीट बढ़ाई और जम्मू में 6 सीटें। तो क्या क्राइटेरिया लिया गया उन्होंने? गॉड नोज बेटर, काजमी साहब इसका जवाब देंगे बाद में। और यहाँ पे हमारे रविंद्र शर्मा साहब है कांग्रेस के, ये भी, मैं जम्मू के खिलाफ नहीं हूँ, हम चाहते हैं, हमारी पार्टी का यही नारा रहा है कि इक्वलिटी, मतलब अब्दुल मजीद साहब आपके भी सामने है, क्योंकि आप तो देखते आ रहे थे, ये बात हमेशा वहां रही है कि भेदभाव वहां रहा है। अब्दुल मजीद साहब, वो भेदभाव रहा है, तभी तो वहां पे इस तरीके की परिस्थितियां आई। आपने सवाल किया, जवाब सुनो मेरी। हाँ, बोलिए ना, मेरी बात सुनो आप पहले प्लीज। नहीं, तो आपको भी तो आप ही से सवाल ले रहा हूं भाई, आप बोलिए। आप मेरी आपने सवाल किया, जवाब सुनो, बाद में आप जवाब दे दो। आप ही से जवाब ले रहा हूं, आप सुन लीजिए। आप जो कह रहे हैं उसी के अंदर कह रहा हूं कि भेदभाव रहा, तभी स्थितियां ऐसी आई हैं।
भेदभाव, वही तो मैं कह रहा हूं, आप बात तो सुनो पहले। मैं जम्मू के खिलाफ नहीं हूं, न लद्दाख के खिलाफ हूं, न कश्मीर के खिलाफ हूं, न चिनाब वैली के खिलाफ हूं, न पीर पंजाल के खिलाफ हूं। हम चाहते हैं कि हर एक को अपना हिस्सा मिलना चाहिए, मगर अगर क्राइटेरिया पॉपुलेशन है तो यहाँ पे 15 लाख की आबादी ज्यादा है, तो कौन सा क्राइटेरिया आपने फॉलो किया? नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। वहां पे 4 सीटें थी और वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से मैं रिप्रेजेंट करता था, होम शालिब कॉन्स्टिट्यूंसी को नक्शे से हटाया गया, नक्शे में ही नहीं रखा। 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको बाइफरकेट किया गया और वहां पे 3 कॉन्स्टिट्यूंसी जब वहां पे 4.5 लाख की आबादी है और सांबा डिस्ट्रिक्ट में टोटल 2,24,000 पॉपुलेशन है, वहां पे 3 सीटें रखी गई है, 2 ही वहां थी, वहां पे सीट बढ़ाई गई। और क्या क्राइटेरिया है और किस तरीके से ये किया गया? तो इन चीजों का जवाब देखो, हम तो ये नहीं कहें। अगर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आप कुलगाम की मैं बात करूंगा पहले, क्योंकि मैं वहां से, मैं कुलगाम की बात करूं क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब एक आधा वहां पे 25% कुलगाम के साथ, 25% बिजबिहारा के साथ, 25% दूसर के साथ, और जो बाकी कुछ बचा तो अनंतनाग के साथ, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको बाइफरकेट किया गया। क्या क्राइटेरिया है, क्या वजह है कि वहां चलिए इस कम पे किया भी गया? पूछ लेते हैं। अब्दुल मजीद साहब, आबादी- आप चिंता ना कीजिए, सारे सवाल आ जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं रविंदर शर्मा जी, आप देखें, एक और आपत्ति है कि आपके यहाँ इतनी सीट क्यों बढ़ गई भाई, दूसरी जगह एक ही सीट बढ़ी। एक तो ये बात है अब्दुल मजीद साहब का, एक बड़ा सवाल भी है और एक आरोप भी है। दूसरी बात यह है कि कह रहे हैं कि आज तक भेदभाव था ही नहीं, लेकिन अब भेदभाव दिख रहा है। तो भेदभाव कौन सा दिख रहा है? और अगर सारी चीजें सही चल रही थी तो कश्मीर जो वास्तव में एक स्वर्ग कहा जाता है धरती का, वो स्वर्ग कहां रह गया था? क्या स्थितियां आ रही हैं? रविंदर शर्मा जी, और परिसीमन को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? जी मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बात तो ये मैं कहूंगा जी। कि कोई भी चीज कानून के तहत होती है। हम्म। सरकार की पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन एक्ट 2002 बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो हिंदुस्तान के संसद ने बनाया। क्या उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? उसमें जो पैरामीटर थे, जो क्राइटेरिया है, जो नॉर्म्स है, हम ना जम्मू ना कश्मीर या लद्दाख या राजौरी पहुंच कई बात करते हैं, लेकिन पैमाना तो सबके लिए होना चाहिए भाई। डिस्क्रिमिनेशन दूर करो, हमने भी कहा आप इंसाफ करो, लेकिन कहाँ इंसाफ हुआ? पहले तो आपने एक बात कही कि पहली बार शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन हुई, 50 साल से यहाँ 7 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी। और यहाँ बड़े बड़े मंत्री रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे शेड्यूल कास्ट तबके से। मैं करेक्ट कर दूं। दूसरी बात के डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अगर बीजेपी के आईने से देखेगा और फिर सब कुछ ठीक है, अगर आप भी उस आईने से देखे तो बदकिस्मती है। कुछ लोग उसी आईने से तारीफ कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये कहते थे कि गैप कम हो गया। 1,92,000 एक कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन है डूरू की, 1,88,000 सुरनकोट पुंछ में है, 1,86,000 हवेली की है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी 37,000 पॉपुलेशन की है, उसका 20,000 वोट होगा। एक कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू में आसपास प्लेन एरिया में 54,000 की है, तो भाजपा के नेता लेना है। और छोटे डिस्ट्रिक्ट उनको ज्यादा सीटें, जो प्लेन एरिया राजौरी डिस्ट्रिक्ट में कहा मैंने बोला बॉर्डर का 200 किलोमीटर एलओसी है, 2600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एरिया है, 6,42,000 पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के था, 6,12,000 कठुआ का था, वहां 6 सीटें, वहां 5 सीटें, किस पैमाने पे भाई? और बीजेपी ने लिख के दिया था कि 2011 के सेंसस की बुनियाद पे आप डिलिमिटेशन करिए, जिसको वो चुनौती देते रहे। और वगैरह धार्मिक साहब के कहते हैं तो आंकड़े तो यही है, 15,10,000 पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो आपने ढंग से करना। राजौरी पुंछ की 2 जिले, हमारी एक लोकसभा सीट बननी चाहिए थी, ये तो कहते थे 26,000 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू का है, बेइंसाफी है। तो आपने हमारे 2 जिले, जिस जिले को मैं रह रहा था, आपने अनंतनाग और कुलगाम के साथ जोड़ दिया। एक फेयर वेदर रोड है जो 10 दिन पहले खुली है और 3 महीने बाद बंद हो जाएगी। तो किस आईने से, किस पैमाने से कानून में लिखा है पॉपुलेशन, कॉम्पैक्टनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, फिजिकल फीचर्स, पब्लिक कन्वीनियंस, कनेक्टिविटी, कंटिग्यूटी। मैं कानूनदान हूँ और ये कानून में लिखा है। अब अगर मैं बीजेपी की तरह कहूँ तो बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं, वो तो ऑडियो है कि मैं कर रहा हूँ, फलाना इलाका जोड़ रहा हूँ। तो डिलिमिटेशन ने क्या किया? फिर इसका मतलब आपने कुछ मत इस्तेमाल किया, हमने कोई इल्जाम लगा। हम कमीशन के पास गए, 7 दिन का टाइम दिया, 14 मार्च को, 2 साल 2 महीने आपको रिपोर्ट बनाते लगी। 7 दिन में आपने कहा ऑब्जेक्शन दीजिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी में और रिकॉर्ड में चीफ स्पोक्समैन पार्टी का मैं गया,
लेकिन हमारा डेलीगेशन था, हमने रिप्रेजेंटेशन दी, ऑब्जेक्शन दिए, लेकिन हमारा नाम नहीं था। किसी विपक्ष को नहीं दिखावा किया गया, अविवाश किया गया। ऐसा डिलिमिटेशन, डाइसेक्शन, डिवास्टेशन पहले नहीं हुआ। हम कश्मीर, जम्मू, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, लेकिन आप ऐसा करने से स्वर्ग बनेगा। आप जम्मू के साथ इंसाफ करिए। एक विद इन डिस्ट्रिक्ट आपने कोई कॉन्स्टिट्यूंसी कितने वोट की और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ा दी। 7 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिनकी पॉपुलेशन 17,000 से कम, मतलब 50,000 से कम वोटर है। और बेशुमार कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिनकी पॉपुलेशन 1.5 लाख से ज्यादा है। आप तो कहते थे कॉन्स्टिट्यूंसी पे बराबरी करेंगे, तो भाई जम्मू 15,22,000 वोटर था 2011 में, एक सीट ही बढ़ाई। यहाँ छोटे छोटे जिले थे, आपने सीटें बढ़ा दी 50,000 पे। फिर आप कहते बहुत बढ़िया काम किया। इसलिए अगर आप इसी तरह की बात करेंगे रीजनलिज्म, रिलीजन और इस आईने से कि बीजेपी की सीटें बढ़ जाएं, शायद वो होगा नहीं। लेकिन मैं माफ करना ये कहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और पीओजे का मैं भी विस्थापित हूँ। मुझे बताइए क्या कहा इन्होंने? कहा था 8 सीटें 24 में से हम डी फ्रीज करके पीओजे के विस्थापितों को देंगे। गुमराह करते हैं। डीलिमिटेशन का काम था 90 सीटों के बीच डीलिमिटेशन करना। 7 सीटें कुल थी, उन्होंने 83 सीटें डिस्टर्ब की। उसके बाद वो कोई रिकमेंडेशन लेटर लिख देते हैं, कश्मीरी पंडितों को दिया, अच्छी बात है, हमने मांग की थी। हमारा मेमोरेंडम था, सिख समुदाय के लिए थी, क्रिश्चियन के लिए थी और पीओजे के लिए कहा हमने कि आपने कहा था 8 सीटें देंगे तो लीजिए। किसने रोका था? फिर आप गुमराह क्यों करते हैं? विजन डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ऐलान करते हैं, वोट लेते हैं और उसके बाद एक लेटर लिखवा देते हैं। जब रोष हुआ, किसी ने किसी को नहीं सुना, एक अविवाश के तौर पे वो 2 दिन आए और बेहतर होता। चलिए रविंदर जी, बिल्कुल बहुत सारे सवाल आपने भी उठा दिए, इनका भी जवाब ले लेंगे। हमारे साथ एडवोकेट साहब जुड़े हुए हैं, सैयद वजाहत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैयद साहब, अगर आप देखें लगातार आपत्तियां चल रही हैं, हर कोई आपत्ति उठा रहा है, लेकिन इसके अलावा आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है। अगर शुरुआत करनी है तो कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ तो रहेगा, लेकिन ऐसे में अगर शुरुआत हुई है उसे लेकर ये कहा जाए कि सारा कुछ ही गलत है, तो ये कहां तक सही है? और आप अपने नजरिए से अब आगे की कौन सी तस्वीर देखते हैं कि अब आगे की प्रक्रिया क्या, क्योंकि खुद आप एक एडवोकेट हैं जी। सर, हम मुबारक करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को, जो एक आज़ाद इदारा है। इससे पहले कश्मीर में कभी ऐसा मौका नहीं आया जिस अंदाज से कमीशन ने यहाँ काम किया, विदाउट कास्ट, कलर, रीजन, और ये पहली दफा हो रहा है। इससे फायदा मिलेगा। हाँ, बहुत सारे लोगों के आंखों में रुकावट बन गई। उन लोगों को जो खाली अपने इक़्तिदार के लिए इस डिलिमिटेशन को पहले कभी यहाँ नुमाइंदगी नहीं। आज जिस अंदाज से काम हो रहा है, हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और इस डिलिमिटेशन से जो एसटी को पहले कोई भी चांस नहीं दिया गया था, आज इनको पहली दफा चांस मिला है। हाँ ठीक, ऐसे सियासी लीडर है, उनको रुकावट आ गई है। उन्होंने हब बनाया था कई गलियों में, कई कॉन्स्टिट्यूंसियों में, आज उनका हब खत्म हो रहा है। आम लोग खुश है, उनके लिए ये माना नहीं रहता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी किस तरफ गई है, किस अंदाज से गई है। उनका माना है सिर्फ यहाँ तरक्की, डेवलपमेंट जो आज यहाँ हो रही है, जबकि पंचायत यहाँ हो रहा है। आप देखिए हर शहर, हर गाँव में आज डेवलपमेंट हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का विकास का नारा है, आज रैली लग रहा है। मगर ये दुख रहा है उन लोगों को जो खाली अपने इक़्तिदार, अपनी कुर्सी के लिए ये कर रहे हैं। तो यही वजह है कि आज वो डिलिमिटेशन के खिलाफ कुछ गलतबाजी बोल रहे हैं। जब डिलिमिटेशन कमीशन जहाँ पहलगाम आ गया तो उन्होंने तमाम पार्टियों को दावत दी और हर पार्टी ने अपनी राय दी, मगर जो फैसला उन्होंने ले लिया है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। बिल्कुल। और चलिए, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। हमारे साथ अब्दुल रहीम रादर साहब भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल साहब, आप देखिए, आपने सभी लोगों को लगभग सुना, आपको क्या लगता है कि इस परिसीमन से कितना फ़ायदा होने वाला है? और अगर हम परिसीमन को भी छोड़ें, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव सबसे अहम माना जाता है, तो ऐसे में चुनाव तो होने थे, देर सवेर से ही। चुनाव ना हो तो सबको दिक्कत है, हो रही है तो सबको दिक्कत है। आखिर दिक्कत खत्म कैसे हो? और जो सीटें बढ़ने और घटने की जो बात हो रही है, उस पर आपकी क्या राय है? जी देखिए, आपका सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का।
जहाँ जहाँ आप ये कहते हैं कि आपने बाकी लोगों का सुना, लेकिन ऑडियो साफ नहीं चल रहा था उनका। आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन उनकी आवाज़ को मैंने नहीं, ज़्यादा आवाज़ आ रही है नहीं। आपकी, जी बोलिए। हाँ, आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, लेकिन उनकी आवाज़ को मैं ज़्यादा ठीक तरह से नहीं सुन पाया। जी। तो जहाँ तक आप कहते हैं कि हम ये इलेक्शन की जो बात आप करते हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का हिस्सा हैं और हमारा जहाँ ये दावा होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ आज तक हमें अब 4 साल हो गए यहाँ असेंबली के बगैर हुकूमत चलाई जा रही है, जो कि इस मुल्क में कहीं किसी दूसरे हिस्से में अभी तक नहीं हुआ। जितना भी अफसोस इस बात के लिए किया जाना चाहिए उतना कम है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं और हम पहले से कहते रहे हैं कि यहाँ अवामी हुकूमत होनी चाहिए, लोगों की चुनी हुई हुकूमत होनी चाहिए और जितना जल्दी मुमकिन है उतनी जल्दी इसमें हो जानी चाहिए। जहाँ तक डिलिमिटेशन की बात है, तो हमें बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जहाँ इस कमीशन की एक सैंक्टिटी है और इसका एक दायराकार था, जिस तरीके से इनको काम करना था, तो अफसोस